everyone. Today we are going to start our first history chapter how, when and where. ये क्लास 8 की हिस्ट्री है और बेसिकली हम क्लास 8 की हिस्ट्री में 6 की हिस्ट्री में एंशंट के बारे में हमने पढ़ा था और 7th में मिडिवल के बारे में बताया गया है। लेकिन क्लास 8 की हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है जिसमें कि हम ब्रिटिश के टाइम का हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ब्रिटिश आए कैसे, एक ट्रेड करने आए थे फिर कॉलोनी बना लिए, तो ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, मतलब कि डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि और कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे हिस्टोरियंस थे वो बहुत फैसिनेटेड होते थे अबाउट डेट्स। उनका कहना मतलब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते थे कि कौन से डेट पे क्या हुआ था, कौन से डेट पे क्या नहीं हुआ था, तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए। तो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी डेट्स होती है। तो बेसिकली हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री मतलब होता है कि जो चेंज होता है ओवर टाइम, मतलब कि जैसे पहले राजा रानी रूल करते थे, उसके बाद फिर ब्रिटिश आए, वो रूल किए हम पे, उसके बाद फिर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो फिर गवर्नमेंट आ गई। तो देख सकते हैं आप कि ओवर टाइम कैसी चेंजेस आई, तो उसी को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ओवर टाइम कैसी चेंजेस आई। हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती है, तो हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि कब जो हमारे लोग थे वो कब चाय पीना शुरू किए थे या फिर कॉफ़ी पीना शुरू किए थे। अगर हम बस में बैठ के सफ़र कर रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि कब रेलवे स्टार्ट हुई थी। हमारे माइंड में ये भी आती है कि कब न्यूज़पेपर फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई थी। तो मैं आपको बताती हूँ, जो जेम्स रेनल थे 1784 में रॉबर्ट क्लीफ के कहने पर उन्होंने हमारे इंडिया की फर्स्ट न्यूज़पेपर को प्रिंट किया था। मैं आपको दिखाती हूँ। जेम्स रेनल 1784 में, रॉबर्ट क्लिफ ने जेम्स रेनल से कहा था 1782 में कि ये हिंदुस्तान का मैप को पब्लिश करे और उसका एक न्यूज़पेपर बनाए। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके 1 मार्कर के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम जब हिस्ट्री में कोई टाइम को पढ़ते हैं, कोई डेट को पढ़ते हैं, तो वो हम बस जान सकते हैं इंस्क्रिप्शंस के थ्रू कि वो, हाँ ठीक है, इस टाइम पे ये हुआ था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो हमेशा ट्रू ही होता है। कभी कभी डेट्स इधर उधर भी हो सकते हैं, तो हम अप्रोक्स लेके चलते हैं कि हाँ, इतने बीसी में, इतने सी में ये चीज़ हुआ था। तो हम ये समझ सकते हैं कि, लेकिन हम जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर डेट पे तो चाय पीना शुरू नहीं किए थे। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम चाय पीना शुरू किया था तो वो तो लिखेगा नहीं कि आज मैं फर्स्ट इंसान हूँ, मैंने आज चाय पीना शुरू किया था। तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी-सी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि एग्ज़ैक्ट डेट को जानना हिस्ट्री में। तो हम स्पेशली हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट डेट्स को पढ़ते हैं कि कौन सी बैटल कब हुई थी। जैसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ते हैं, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, बहुत सारे आप मिडिवल हिस्ट्री में पढ़े हैं कि बहुत सारी बैटल्स हुई थी, बाबर आए थे तो बहुत सारी बैटल्स हुई थी। तो कुछ बैटल्स हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ बिग इवेंट्स हो जाते हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जो किंग है वो कब थ्रोन पे बैठे थे, कब उन्होंने शासन किया, फिर वो कब शादी किए, उनकी मृत्यु कब हुई, फिर वो कब लड़े, कौन से बैटल लड़े, फिर उनके बाद नेक्स्ट उनकी सक्सेसर कौन बना। तो ये सारी चीज़ों को हम हिस्ट्री में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हम हिस्ट्री में सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कुछ-कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। जैसे अगर हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे अगर, तो हम ये जान सकते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश की हिस्ट्री, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहा है ब्रिटिश के टाइम पे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे थे वैरन हेस्टिंग और लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो हम तो सारे गवर्नर जनरल को नहीं पढ़ रहे, स्पेसिफिकली जो ज़्यादा ज़रूरी है एक पर्टिकुलर टाइम पे वो हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना? कौन से गवर्नर जनरल ने क्या एक्टिविटीज़ किया था, उनकी क्या पॉलिसीज़ थी, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, वो कहाँ के गवर्नर जनरल थे, वो कब से कब थे। तो ये सारी चीज़ों को हम ज़्यादा पढ़ते हैं डेट्स में। उसके बाद आ जाता है कि, और ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी डिवाइड हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि ये बहुत मतलब हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करेंगे, इसीलिए कि जैसे कि डेट्स को हम डिवाइड कर देते कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में यह सारे इंसिडेंट्स हुए थे, यह सारे इवेंट्स हुए थे, तो एक पर्टिकुलर चैप्टर में ही हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। अगर हम डेट्स को मिक्स कर देंगे तो हमें कुछ भी चीज़ रिमेंबर नहीं होगी। तो हाउ टू डू वी पीरियडाइज़, हमने कैसे पीरियडाइज़ किया था डेट को, कैसे मतलब डिवाइड कर दिया था हिस्ट्री को। तो जेम्स मील एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। इन्होंने 1817 में एक बुक लिखा था, 3 वॉल्यूम था, मतलब 3 पार्ट्स था वो बुक। बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इस बुक में जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इन्होंने इन तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया था इंडियन हिस्ट्री को।
तो जेम्स मील ने जो डिवाइड किया था हिस्ट्री को, ये वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुआ था, मतलब सारे ही लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में उस वक्त और भी तो रिलीजन थे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम तो नहीं थे, सिख थे, क्रिश्चियंस थे, बुद्धिस्ट थे, और भी जैन धर्म थी, और बहुत सारे और भी धर्म थे। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर सकते इंडियन हिस्ट्री को, और भी रिलीजन के लोग थे। तो ये वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हम अपने हिस्ट्री को रिलीजन के बेसिस पे नहीं बांट सकते, ये बहुत अनफेयर हो जाएगा अदर रिलीजन के साथ। तो हम ये सोच सकते हैं कि डिवाइड हिस्ट्री को करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी क्या है कि हम हिस्ट्री को डिवाइड कर दें पीरियड्स में। क्योंकि इसलिए आप कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि डिवाइड क्यों करना है हिस्ट्री को, तो आप इस पॉइंट को ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो जाता है, हमें पढ़ने में ईजी हो जाता है। हम हिस्ट्री को इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम डिवाइड, जैसे एंशियंट हम पहले पढ़ेंगे, फिर मिडिवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है कि वो उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम पूरे हिस्ट्री को मिक्स कर देंगे तो हम समझ नहीं सकते, उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर और ये हमें हेल्प करती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ था, जस्ट उसके 1 साल बाद क्या हुआ था, उससे 10 साल बाद क्या हुआ था। तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चेंजेस कैसे हुआ, टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइम में क्या क्या चेंजेस हुआ। और हम इसको क्रोनोलॉजिकल वाइज भी ऑर्डर वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि 1917 में ये हुआ, 18 में ये हुआ, 19 में ये हुआ, तो डिवाइड करेंगे तो ये हमें ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। क्योंकि हम डेट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हिस्ट्री में, और हमें याद नहीं होती हिस्ट्री में डेट्स, तो इसलिए भी हम हिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं कि हमें लर्न करने में आसान हो जाए। तो ये हमारे लिए ईजी हो जाती है समझने के लिए। हम इसके डिफरेंट टाइम के क्या क्या हुआ था, क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वो जानने में ईजी हो जाता है। और इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज भी डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये हमें लर्न होने में आसान हो जाता है। नाउ जो मील थे उनका कहना था, उन्होंने 1817 में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था। तो इनका कहना तो था कि जो एशिया की जो एशियन कंट्रीज़ है, जैसे एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बहुत सारी कंट्रीज़ है हमारी, बांग्लादेश है, श्रीलंका, तो बहुत सारी कंट्रीज़ है, एशिया की कंट्रीज़ है। तो इनका कहना था कि जो यूरोप की कंट्रीज़ है वो ज़्यादा सिविलाइज है, और जो हमारी एशियन कंट्री है वो सिविलाइज नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। यूरोपियन इसलिए आए थे, इनका कहना था कि इनका ये सोच था कि यूरोपियन इसलिए आए थे कि वो हमें सिविलाइज करने आए थे, मतलब वो हमको मॉडर्न करने के लिए आए थे। क्योंकि इनका कहना था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कास्ट है, सुपरस्टिशंस है, मतलब कि कास्ट के बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा डिवाइड है, और बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है इंडिया में, और बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा कास्ट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, अनटचेबिलिटी वगैरह। तो ब्रिटिश हमारे इंडिया में इसलिए आया था कि वो हमें मॉडर्न करने के लिए आया था। और इनका ये भी कहना था कि ये सोच रहे थे कि जो इंडिया है वो कैपेबल नहीं है कि वो खुद से प्रोग्रेस करे, मतलब वो खुद से डेवलप करे या फिर खुद से आगे बढ़े, वो विदाउट ब्रिटिश के हेल्प के हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर ऐसा कुछ नहीं था, ब्रिटिश हमको एक्सप्लॉइट करके चले गए, ना कि हम लोग को सिविलाइज किए थे, ठीक है ना। तो इनका कहना था कि ब्रिटिश के आने से पहले हमारी डार्कनेस फेज थी, DARK हो गया, सॉरी। तो ब्रिटिश के आने से पहले हमारे यहाँ डार्कनेस फेज थी, पर ये गलत है, हमारे वहाँ यहाँ ब्रिटिश आए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए। पर इनका कहना था, तो आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा कि इनका क्या मानना था, तो ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। जो हमारे हिस्टोरियंस थे फर्दर, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को डिवाइड कर दिए थे जेम्स मिल ने, ब्रिटिश, उसके बाद हिंदू एंड मुस्लिम। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जैसे जैसे टाइम फर्दर आगे बढ़ा, तो हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये हम वेस्ट से बोरो किए थे, वेस्ट में ऐसे ही डिवाइड करते थे वो लोग, एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। देखो, तो वह खुद ऐसे डिवाइड करते थे, और हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिए। तो एंशिएंट में हम बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टाइम पे पढ़ते हैं कि जब बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी चीज़ें हिस्ट्री में होती थी, तो एंशिएंट वो हो गया। मिडिवल हम बीच का पढ़ते हैं, मतलब मीडियम पढ़ते हैं, कब, जैसे कि बाबर आया, हुमायूं, सब कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत, फिर राजपूत, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। और मॉडर्न में हम अभी पढ़ते हैं जो अब ब्रिटिश आए। तो ब्रिटिश का कहना था कि जो हम ब्रिटिश आए उस टाइम को ये मॉडर्न कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं होता है। उनके मॉडर्न में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई थी, डेमोक्रेसी थी, पर हमारे मॉडर्न में तो डेमोक्रेसी नहीं थी। वो हमारे जब मतलब जब ब्रिटिश आए, वो ब्रिटिश इस पीरियड को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन हम इस पीरियड को मॉडर्न नहीं कह सकते, क्योंकि ना ही हमारे पास साइंस थी वैसी, ना ही डेमोक्रेसी थी, क्योंकि वो तो हमको रूल करते थे, ना ही लिबर्टी थी, मतलब आज़ादी थी, ना ही इक्वालिटी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश आई उस वक्त को मॉडर्न कह सकते हैं। लेकिन इस बुक में आप पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में आती है, लेकिन ये गलत है। हम इस पीरियड को कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं। अब कॉलोनियल क्या होती है, तो
कॉलोनियल ये होती है कि जब कोई बिग नेशंस होती है या फिर कोई एक कंट्री होती है, वो दूसरी कंट्री में जाके वहाँ के लोगों पे रूल करती है और अपनी कंट्रोल जमा देती है पूरे होल इकोनॉमी में, उसके रेवेन्यू में, फिर उसके कस्टम्स को चेंज कर देती है, तो उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज़्म। मतलब कि कॉलोनी बना देती है किसी और कंट्री में। जैसे ब्रिटिश आई हमारी कंट्री में, फिर धीरे-धीरे वो ट्रेड करने के लिए आए, फिर धीरे-धीरे वो टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करने लगे। फिर पूरे कंट्री को कंट्रोल कर लिया खुद में और पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे और हमें अपना गुलाम बना लिया। इसी को हम लोग कहते हैं कोलोनाइज़ेशन। मतलब कि वो हमारी कंट्री पे आए, हमें रूल किए। वो नवाब्स को, जितने भी राजा थे उनको हराकर अपनी कंट्रोल को जमा लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ब्रिटिश आए उस टाइम पीरियड को मॉडर्न है, वो तो कॉलोनियल हिस्ट्री हो गई हमारी, ठीक है ना? अब आपके माइंड में आएगा कि दीदी हमको ये सब कैसे बता रही है कि कॉलोनियल पीरियड था, तो हम इस सब के बारे में दीदी को कैसे पता चला? तो हमारे पास कुछ सोर्सेज़ थे। मतलब हाउ डू वी नो, हम कैसे जानें? इतने टाइम ब्रिटिश रूल किया था, वो सारी चीज़ों को हम लोग कैसे जानें? तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होते थे, उनके रिकॉर्ड्स को प्रिज़र्व करके रखा जाता था। कुछ ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स होते थे, जैसे कि कुछ ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स हो गए, उन उसको प्रिज़र्व कर लिए ब्रिटिश ने। पर वो क्यों करते थे, ये क्वेश्चन है कि वो प्रिज़र्व मतलब सँभाल कर क्यों रखते थे उसको? इसलिए रखते थे कि ब्रिटिश का मानना था कि हमें अपने रिकॉर्ड्स को प्रिज़र्व करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम अपने इस कंट्री को, इंडिया कंट्री को, या फिर कोई भी जहाँ पे वो कॉलोनी बनाते थे वहाँ पे अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को प्रिज़र्व करके रखते थे। क्योंकि इसमें क्या होगा कि कंट्री को बेटर वे में हम रूल कर सकते हैं, सिस्टमैटिक वे में रूल कर सकते हैं और फ्यूचर जजमेंट के लिए प्रूफ़ रहेगी कि आज हम प्रिज़र्व करके रख लेते हैं, कल को कुछ होगा तो हम इसको दिखा सकते हैं, तो ये फ्यूचर जजमेंट के लिए भी होगा। ये प्रिज़र्व करके हमेशा रखते थे ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स को, इसीलिए आज हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स को प्रिज़र्व करके रखे थे। तो क्यों प्रिज़र्व करके रखते थे ब्रिटिश? तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे कहाँ पे प्रिज़र्व करके रखते थे, अब तो वो अपने पर्स में तो रखेंगे नहीं। तो वो ब्रिटिश थी, वो हमेशा प्रिज़र्व करके रखते थे रिकॉर्ड रूम्स में। जितने भी ऑफ़िशियल्स होती थी, मतलब जितने भी अधिकारी होती थी उनकी, जो ब्रिटिश के अंडर काम करती थी, उनकी उनके जो खुद के लोग होते थे, उनके जितने भी ऑफ़िशियल्स, जितने भी तहसीलदार, एक तहसील में एक तहसीलदार होते थे हेड, और जितने भी लॉ के कोर्ट्स होते थे, जितने भी कमिश्नर्स होती थी, उनकी सबकी अपनी एक रिकॉर्ड रूम्स होती थी, सबकी अलग-अलग। वो अपने रिकॉर्ड्स रूम में ये अपने रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते थे, जितने भी वो पॉलिसी बनाते थे, कुछ भी होता था, तो ये रिकॉर्ड करके रखते थे। ये बहुत सारे रिपोर्ट को रिकॉर्ड करके रखते थे, ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स को। तो जितने भी लोग थे सबके अपने-अपने रिकॉर्ड रूम थे और सारे ही लोग रिकॉर्ड रूम में प्रिज़र्व करके रखते थे। और फिर क्या होता था, जो स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते थे कुछ इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स के लिए, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स भी होती थी ब्रिटिश टाइम पे। अब अगर हम सारी चीज़ों को एक ही जगह रख देंगे तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को ढूँढने में हमें बहुत परेशानी आएगी। तो कुछ आर्चीव्स रहते थे और कुछ म्यूज़ियम्स रहते थे। तो इस दोनों मतलब आर्चीव्स में और कुछ म्यूज़ियम्स में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिज़र्व करके रखा जाता था। तो देखिए, जो 19th सेंचुरी में फर्स्ट म्यूज़ियम सेटअप किया गया कोलकाता में 1814 में। तो 19th सेंचुरी मतलब होता है कि 1801 से लेके 1900 तक, ये हो जाएगा 19th ऑफ सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी देखिए, 1814 में कोलकाता में फर्स्ट म्यूज़ियम, नेशनल आर्chiव एंड म्यूज़ियम आया, 1920 में फिर दिल्ली में। तो डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा क्या-क्या प्रिज़र्व करके रखते थे, तो धीरे-धीरे जैसे बहुत सारे ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स को जब प्रिज़र्व करने लगे, उसके बाद आगे क्या हुआ, जो प्रिंटिंग है धीरे-धीरे स्प्रेड हो गया। अब 19th सेंचुरी आ गई, आपको पता है कि ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी थी, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आ गई थी। तो जैसे ही प्रिंटिंग स्प्रेड हो गई, तो ये लोग जितने भी रिकॉर्ड्स थे उसके बहुत सारा कॉपीज़ करने लगे, उनको केयरफुली कॉपी करके और ब्यूटीफुली लिखवा कर। कौन? कैलीग्राफिस्ट होते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में कोई भी चीज़ को लिखते हैं। तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स को बहुत ब्यूटीफुली लिखवा कर कैलीग्राफिस्ट से ये फिर इसको प्रिज़र्व करके रखते थे। तो हमने पढ़ा कि हम कैसे जाने हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने सारे ऑफ़िशियल्स रिकॉर्ड्स को वो प्रिज़र्व करके रखते थे। अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कुछ सर्वे भी करते थे, वो सर्वे क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता था, अब ये पढ़ेंगे हम। तो सर्वे इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि अगर हम जैसे ब्रिटिश का मानना था कि अगर हम सर्वे करेंगे हमारे इंडिया का, तो इफ़ेक्टिवली हम एडमिनिस्ट्रेशन करने सकेंगे, मतलब अच्छे से हम डेवलप कर पाएँगे। सॉरी, डेवलप तो वो करने आए नहीं थे, मतलब वो अच्छे से काम कर पाएँगे कि कहाँ पे कैसा है, वो अच्छे से रूल बना पाएँगे।
तो 19th सेंचुरी में सर्वे मैप ऑफ इंटायर कंट्री, तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने पूरे इंटायर कंट्री का सर्वे किया, ठीक है। तो विलेज में सर्वे किया, रेवेन्यू सर्वे हुआ कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, मतलब वहाँ की लैंड कैसी है। टोपोग्राफी मतलब होती है वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, फर्टिलिटी ज़्यादा है कौन से विलेज में फर्टिलिटी कम है। फ्लोरा फोना, फ्लोरा मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं उसको फ्लोरा, प्लांट्स की जितनी भी डाइवर्सिटीज़ होती है, फ्लोरा एंड फोना मतलब एनिमल की डाइवर्सिटीज़। और लोकल विलेज में क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, मतलब कैसे-कैसे पैटर्न में वो लोग क्रॉप को सोन करते हैं। तो विलेज में ये सारी चीज़ों की सर्वे होती थी। कौन करवाता था? ब्रिटिश। तो ये तो होता था कि हाँ, फर्स्ट टाइम सर्वे करवाया, लेकिन जब हर 10 साल में मतलब एवरी 10 ईयर्स में जब सर्वे स्टार्ट हुआ, वो कब हुआ? 1881। ये डेट को आप स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट याद रखिए अपने माइंड में, हमेशा याद रखिए। 1881 में जो हर 10 साल में सेंसस होगी मतलब सर्वे होगी, ये 1881 में शुरू हुई थी। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसलिए ज़रूरी था कि हम इसे डिटेल रिकॉर्ड्स रख सकते हैं कि कैसे कंट्री में किस टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ पे कास्ट कैसा है, वहाँ का रिलीजन कैसा है, वो कैसे ऑक्यूपेशंस करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ईज़ी हो जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेट करती थी, जो ब्रिटिश थी, मतलब जो काम करती थी, जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो उनके लिए ईज़ी हो जाएगा अगर वो कोई कंट्री के बारे में जानेंगे तो। किसी की होता है ना कि अगर हम किसी के बारे में, जैसे कि किसी को गिफ्ट देना हो आपको, बर्थडे गिफ्ट, तो अगर आप उसके बारे में जानेंगे कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, ठीक है ना? वो लड़का है या लड़की है, तो ही ना आप उसको गिफ्ट देने में ज़्यादा आपको मतलब आसानी होगा कि हाँ, चलो उसको ऐसा गिफ्ट पसंद है, हम उसको ऐसा गिफ्ट दे देते हैं। तो उसी तरह वहाँ के बॉटनी का सर्वे होता था किसी विलेज में, जूलॉजिकल सर्वे होता था। बॉटनी मतलब प्लांट का सर्वे होता था, जूलॉजिकल मतलब जू से आप समझ सकते हैं कि एनिमल का सर्वे होता था। फिर बहुत ज़्यादा आर्कोलॉजिकल सर्वे होता था, कहीं पे खुदाई करते थे और सर्वे करते थे। ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा खुदाई में रहते थे विश्वास, क्योंकि उनका कहना था कि कुछ मिल जाए इंडिया में, क्योंकि वो तो बस अपने प्रॉफ़िट के लिए हमेशा करते थे। और जो कुछ फ़ॉरेस्ट का सर्वे करते थे, क्योंकि उनको फ़ॉरेस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, उनको जो टिम्बर थी उनको बहुत ज़रूरत पड़ती थी। अब आगे सीनियर क्लास में पढ़ेंगे कि उनको फ़ॉरेस्ट की सर्वे करना क्यों ज़रूरी था। तो एंथ्रोपोलॉजी का करते थे, लोगों के बारे में जानने के लिए सारी चीज़ों को सर्वे करते थे ब्रिटिश। किस लिए करते थे? कि वो इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें इंडिया की कंट्री में। तो ये डेट याद रखिएगा, 1881। नाउ तो हम तो पढ़े कि हाँ, ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स में ये सारी चीज़ें थी कि ब्रिटिश की जो ऑफ़िसर्स थे, उनकी कैसा सोच था, कैसा रिकॉर्ड्स था, क्या था। तो हम ये तो जान गए कि बहुत सारी चीज़ को जाने कि क्या-क्या वो रिपोर्ट करते थे। पर हम ये क्या नहीं जान पाए, व्हाट ऑफिशियल्स डू नॉट टेल, मतलब कि जो हमारी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थी वो क्या नहीं कहती थी, क्या कहती थी वो तो हम जाने, क्या नहीं कहती थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश थे वो अपने पर्सपेक्टिव पे कुछ भी लिखती थी अपनी बढ़ावा के लिए, ये नहीं दिखती थी, वो तो लिखेगी नहीं कि जो इंडिया की जो पीपल है वो बहुत अच्छे हैं, वो तो लिखेगी नहीं। तो जो वहाँ के सिटीजन्स थे इंडिया के उस वक्त जब ब्रिटिश आई थी, उस वक्त मॉडर्न हिस्ट्री में, उस वक्त कॉलोनियल हिस्ट्री में हम कहेंगे अगर अच्छे से, तो उस वक़्त कैसी कंडीशंस थी, ये सब पढ़ेंगे कि क्या नहीं कहती है जो ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स थी। तो जो ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स थी वो सारी चीज़ नहीं कहती थी, ठीक है? मतलब कि वो अपने इंटरेस्ट पे कहती थी कि ब्रिटिश की अपनी खुद का मतलब उनका खुद का पर्सपेक्टिव रहता था। वो अपने खुद के पर्सपेक्टिव से ही कहते थे कि हाँ, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये लिखो, ये मत लिखो, ठीक है ना? तो ये हमें ये हेल्प नहीं करता है, जो ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स थे, ये हेल्प नहीं करता कि उस वक़्त जो पीपल थे, जो वहाँ के लोग थे, उस वक़्त जो लोग थे इंडिया के, वो कैसा महसूस करते थे, उनको कैसा फ़ील होता था, या फिर वो कैसे मतलब कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे थे, ठीक है ना? और हम जो सिटीज़न्स थे उनके रिएक्शन के बारे में भी वो नहीं लिखते थे कि वो लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे, बहुत फ़िक्स कर देते थे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते थे। अब कोई तो खुद के बारे में गलत लिखेगा नहीं, तो वो खुद के बारे में गलत नहीं लिखते थे। जो लैंड रेवेन्यू में क्या-क्या प्रॉब्लम होता था वो ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स में हम नहीं देखे हैं, ठीक है ना? लेकिन ये सारी चीज़ों को हम कैसे जानें कि लैंड रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी सिटीज़न्स को, पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है ना? तो ये हम पढ़े कि कुछ लोग थे जो इंडियन थे, ठीक है ना? ब्रिटिश नहीं थे, वो इंडियन थे। तो कुछ लोग डायरीज़ लिखते थे खुद के बारे में, ठीक है? खुद के बारे में नहीं, लोगों के बारे में भी लिखते थे, कुछ ऑटोबायोग्राफ़ीज़ लिखते थे। ऑटोबायोग्राफ़ीज़ मतलब होती है जो खुद के बारे में लिखते हैं। बायोग्राफ़ीज़ मतलब होती है जो दूसरों के बारे में कुछ लिखते हैं, उनकी बायोग्राफ़ीज़, उनकी लाइफ़ की कंडीशंस के बारे में। कुछ पिलग्रिम्स आई थी, ठीक है ना? पिलग्रिमेज आई थी। तो वो लोग आए थे, वो जैसे कोई आ गया, चाइना से कोई आया, ठीक है ना? इंडिया आया, वहाँ पे पूरा घूमा, सारा अकाउंट मतलब होता है बुक, मतलब अपने सारी चीज़ों को इंडिया में क्या ऑब्ज़र्व किया वो लिखा, तो इससे हम जान पाए कि वहाँ के कॉमन लोगों के बारे में क्या उनका सोच था।
बहुत लोग इंडियंस थे, बहुत सारी बुक्स लिखे, उससे हम लोग जान पाए। बहुत न्यूज़पेपर इश्यू होती थी, तो न्यूज़पेपर में डिबेट्स होते थे कि ब्रिटिश ऐसा कर रहा है, ब्रिटिश ऐसा कर रहा है, ठीक है ना? तो हम लोग न्यूज़पेपर से जान पाए, डायरीज़ के मतलब आपके एग्ज़ाम में आएगा कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, तो हम पढ़ेंगे डायरीज़, पीपल बहुत ज़्यादा डायरीज़ लिखे थे, उनके बारे में जान पाए, पिलग्रिमेज अकाउंट के बारे में, ठीक है ना? और कुछ न्यूज़पेपर्स से जान पाए, बायोग्राफ़ीज़, ऑटोबायोग्राफ़ीज़, बुक से हम लोग जान पाए कि वहाँ के सिटीज़न्स, वहाँ के लोगों की क्या सोच थी, वो कैसा महसूस करते थे, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फ़ेस करना पड़ रहा था। कुछ लीडर्स थे, वो रिफ़ॉर्म की बात करते थे, डिबेट्स करते थे, तो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड भी करते थे। जैसे कि आप पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डिबेट्स होती थी, कैसे उनके आइडियाज़ वो लिखते थे, पोएट्स और लोगों तक पहुँचाते थे, नॉवेल्स लिखते थे कि लोगों के भी मन में आए कि हमें आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है? तो ये तो ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो लिटरेट लोग थे, वो लिखे थे, ठीक है? पर हम ये तो नहीं जान सकते कि जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे वो तो कुछ लिखे नहीं अपने बारे में, तो उनके बारे में जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारे लोग तो लिटरेट थे, एजुकेशन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर एजुकेटेड थे ये, तभी ना लिख पाते थे। पर जो वहाँ के पीपल थे वो नहीं लिख पाते थे, ठीक है ना? तो जैसे वहाँ के ट्राइबल्स की क्या कंडीशंस थी, वहाँ की जो वर्कर्स थी, माइन वर्कर्स, ठीक है ना? माइन वर्कर्स को तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। बहुत सारे लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती थी, मतलब वो माइन वर्कर्स थे जो माइनिंग करते थे, तो वो लोग खुदाई करते-करते अंदर में ही दब जाते थे। फार्मर्स, पेजेंट्स की क्या कंडीशंस थी, वीवर्स की क्या कंडीशंस थी, ठीक है ना? तो ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके बारे में हमारे पास क्लियर मतलब सोर्सेस नहीं है, क्लियर मतलब कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो इनके बारे में हमारे पास क्वेश्चन मार्क ही रह गया कि वो क्या सोचते थे। तो आप ये सोचिए कि क्लास 10 की जो क्लास 8 की जो हिस्ट्री है, वो उसका नाम ही है आवर पास्ट्स। पास्ट्स है मतलब कि PASTS, एस है। पर एस क्यों है? क्योंकि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, जब ब्रिटिश आए, तो इंडिया में जितने भी लोग थे सबकी इक्वल कंडीशंस नहीं थी। कोई लोग किसी लोग को फ़ायदा होता था ब्रिटिश से, कोई बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे ब्रिटिश से। इसीलिए हम इसको पास्ट नहीं कहते, यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म लगाते हैं पास्ट का, क्योंकि जितने भी लोग थे, जितने भी क्लास के लोग थे और जितने भी ग्रुप्स थे, उनकी सेम कंडीशन नहीं थी। वो सेम कंडीशन को एक्सपीरियंस नहीं किए थे। जो हमारी मतलब ब्रिटिश के टाइम की जो टाइम पीरियड थी, वो सेम लोग, जितने भी लोग थे वो सेम टाइप के एक्सपीरियंस को नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि किसी लोगों को ब्रिटिश से फ़ायदा भी होता था, कुछ ट्रेडर्स को, ठीक है ना? लेकिन जो पेजेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, और फिर अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूँगी। और थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोज़ को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स तक भेज दीजिए। ये एक वन शॉट वीडियो है, ये ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। एक बार आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिए, फिर एक बार अपने एनसीईआरटी को रीड कर लीजिए। आपके लिए पूरी चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। Till then, bye bye and thank you so much.